अब हम अगला कंपाउंड जो डिस्कस कर रहे हैं कॉपर का वो है ब्लू विट्रियोल, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं। अब हम बात करें ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा। इसे ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है या इसे नीला थोथा भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो इसे बनाने के लिए अगर हम कॉपर के किसी भी कंपाउंड को लेकर जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लाइक क्यूपरिक ऑक्साइड है, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड है, या बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, अगर हम इनकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं तो हमें CuSO4 मिलता है जो पहले कलरलेस होता है, पर ये 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जुड़कर .5H2 ब्लू विट्रियोल बना देता है। आसान है इसको बनाने का तरीका, और इसकी रिएक्शन हम कॉपर टर्निंग की डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराकर भी कॉपर सल्फेट से बनाकर इसे बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल जो आप देख रहे हैं उनमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल तो लिगेंड के फॉर्म में होते हैं, जिसके कारण इसे प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि ये लिगेंड इसमें स्प्लिटिंग कराते हैं जिसके डी ट्रांजिशन से कलर आता है। और बाकी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है सल्फेट आयंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CuSO4.5H2 में 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड जुड़े होते हैं, जबकि एक बाहर होता है जो सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है। सेकेंड, अगर हम इसमें हीटिंग इफेक्ट देखें कि अगर हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा। हीटिंग इफेक्ट के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि अगर आप इसे एयर के कॉन्टेक्ट में भी रखते हैं बिना गर्म किए तो एफ्लोरेसेंस प्रोसेस दिखाता है, इसमें निकल जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और जिसकी वजह से इसके पास जो हमें 5 वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं एयर के प्रेजेंस में आकर इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाते हैं और ये बन जाता है CuSO4.3H2O, और ये डार्क ब्लू कलर का सॉलिड जो है वो पेल ब्लू पाउडर हो जाता है। रंग इसका हल्का पड़ जाता है और क्रिस्टलाइन स्टेट से पाउडर स्टेट में आ जाता है। और अगर हम इसे गर्म करें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल और लूज़ कर देगा, मोनोहाइड्रेट हो जाएगा। ये बना देगा CuSO4.H2O जो ब्लू वाइट सॉलिड होता है। और यदि इसे 230 डिग्री पे गर्म कर दिया जाए तो ये इसका अपना सिंगल वाटर मॉलिक्यूल भी ये लॉस कर देगा और ये कलरलेस हो जाएगा पूरी तरह। इसे हम अगर और गर्म करें 720 डिग्री सेल्सियस पे, डिकम्पोज इनटू CuO प्लस SO3, पर जैसे हमने बात की है कि SO3 भी स्टेबल नहीं होता है, तो टूट के ना देगा SO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो इसमें चेंजेस हैं, एयर के कांटेक्ट में आते ही 2 वैसे ही लूज़ कर देगा और ये डार्क ब्लू सॉलिड से पेल ब्लू कलर का एक पाउडर हो जाएगा। 100 डिग्री पे ये मोनोहाइड्रेट हो जाएगा, अगेन कलर में चेंज आएंगे और कलर लाइट हो जाएगा। और 720 और 230 पे जब सारे वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देगा तब ये कलरलेस हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट के बाद में अगर हम इसकी अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। अगर इसमें ज़्यादा एक्टिव मेटल, जैसे ज़्यादा एक्टिव मेटल है अगर वो मिला दिए जाए तो वो डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें अगर CuSO4 में ज़्यादा एक्टिव मेटल जैसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कम Rp रखते हैं इससे वो मिला दिए जाएँ तो ये जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए क्योंकि क्यूपरिक आयन के कारण कलरफुल होता है। और FeSO4 प्लस कॉपर, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस को ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई।
नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये बनाता है स्विट्जर्स रिएजेंट। ये जो स्विट्जर्स रिएजेंट है एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि सेलुलोज को डिसॉल्व करके आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम आता है और थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। जब इसकी आप वीवीडी पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया जाता है। स्विट्जर्स रिएजेंट बनाता है। अगर हमने रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट की सबसे पहली स्टेज पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी सिंपली। अभी तो इसे बन जाएगा CuOH होल ट्वाइस प्लस अमोनियम सल्फेट और जब ये दोबारा रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम सल्फेट दोनों के प्रेजेंस में, तो हमारा अब कंपाउंड बनेगा स्विट्जर्स रिएजेंट जो कि कॉम्प्लेक्स है। इसका सेंटर मेटल कॉपर, लिगेंड के रूप में अमोनिया है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो यहाँ पे 4 बैलेंस कर दिए गए, 2 इससे मिले और 2 इससे मिले और बाहर सल्फेट आ जाएगा। अगर आप काउंट करें तो कुल मिला के हमारे पास में 4 OH अवेलेबल है, 2 ये और 2 ये, और इनमें से कुल 4 हाइड्रोजन निकली, 4 अमोनियम आयन में से, क्योंकि हमने अमोनिया यूज़ किया है और रिएक्टेंट के रूप में अमोनियम आयन थी, तो 4 H और 4 OH मिलकर बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो है स्विट्जर्स रिएजेंट कहलाता है। ये सेलुलोज को डिसॉल्व करता है और इसका काम है आर्टिफिशियल सिल्क बनाना। तो स्विट्जर्स रिएजेंट बनाने में ये काम आता है सब्सटेंस। इसके अलावा इसकी एक और रिएक्शन है जिसमें ये हम एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पोटेशियम क्यूप्रोसाइनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये पोटेशियम क्यूप्रोसाइनेट जो है वो ऐसे बनेगा। सबसे पहले हम इसकी जो रिएक्शन है वो KCN के साथ में कराएंगे। KCN के साथ रिएक्शन कराने पर ये बनाएगा K2SO4 प्लस CuCN होल ट्वाइस, और जब इसे गर्म किया जाएगा तो ये गैस रिलीज, ये क्यूप्रोसाइनेट हो जाएगा और साथ में साइनोजन गैस रिलीज कर देगा। इट रिलीज अ गैस कॉल्ड साइनोजन। स्यूडोलाइट्स होते हैं ये नोबल हेलोजन फैमिली में P ब्लॉक में डिस्कस किए जाते हैं। तो ये जो CuCN है ये वापस रिएक्ट करेगा इसके साथ में पोटेशियम क्यूप्रोसाइनेट जो है वो बन जाएगा। हम इससे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त सबसे पहले ये जो कॉपर सल्फेट है ये रिएक्शन करेगा KCN के साथ में। पहली तो सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिसमें K2SO4 प्लस CuCN होल ट्वाइस बनेगा। फिर ये CuCN होल ट्वाइस गर्म करने पर Cu2CN2 बना देगा और साथ में गैस निकलेगी, दैट इज साइनोजन गैस। जो साइनो गैसेस है ये स्यूडोहालाइट कहलाती है और ये हेलोजन फैमिली में इनर्ट गैसेस के साथ में जब आप P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तब डिस्कस की जाएगी। उसके बाद में ये जो Cu2CN2 है ये अगेन KCN के साथ रिएक्ट करेगा। इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स दैट इज CuCN होल 4। पोटेशियम क्यूप्रोसाइनेट जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके अलावा ये डबल सॉल्ट के फॉर्म में भी मिलता है।
जैसे कि हमने मोहर सॉल्ट देखा था कुछ उसी तरह। और डबल सॉल्ट में अगर हम बात करें तो डबल सॉल्ट में ये पोटेशियम सल्फेट के साथ में और अमोनियम सल्फेट के साथ में भी मिलता है। तो ये हमारा ब्लू विट्रियोल नीलत होता है। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलिसिस में काफ़ी यूज़ किया जाता है। यदि हम कैथोड के रूप में किसी मेटल को लेते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, कैलिको प्रिंटिंग, ये कुछ चीज़ें जिसमें ये काम आता है। तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से कैथोड पर डिपोजिशन कराया जाता है और इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कैलिको प्रिंटिंग जैसे में काम आता है। एक और नाम है बॉर्डियस मिक्सचर। बॉर्डियस मिक्सचर एक इंसेक्टिसाइड है जिसमें कॉपर सल्फेट के साथ में लाइम ऐड होता है और ये बॉर्डियस मिक्सचर के रूप में काम आता है। एक इंसेक्टिसाइड है जिसमें कॉपर सल्फेट के साथ में लाइम मिक्स होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल बैटरी है, उसमें कॉपर सल्फेट काम आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएजेंट पड़ा होगा फैलिंग सॉल्यूशन दैट इज अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, ये वहाँ काम आता है और इसे एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो एक कॉपर सल्फेट एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कई जगह यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड ऑफ जिंक। कंपाउंड ऑफ जिंक में हम ले रहे हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे वाइट जिंक भी कहते हैं, इसे चाइनीज वाइट भी कहते हैं। वाइट कलर का सब्सटेंस है, काफ़ी पेंटिंग और ऑयलिंग में यूज़ किया जाता है। इसे फिलोसोफर वुल भी कहते हैं। इसे जिंसाइड भी कहते हैं। ऐसे रेड जिंक और भी कहते हैं। काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है ये। और ये जो मैंने कहा जैसे कि इसका कलर वाइट होता है तो ये ऑयलिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग में काम आता है। और इसकी प्रिपरेशन की मेथड की बात करें तो आप इसकी रोस्टिंग के थ्रू बना सकते हैं। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन पहले डिस्कस किया जा चुका है जब हम एक्सट्रैक्शन पढ़े थे क्रोमियम की, जिसे रिवर्बरेटरी फर्नेस में कराया जाता है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम जिंक की एयर के प्रेजेंस में रोस्टिंग करा दें तो भी ये बन जाएगा। ये कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर, कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कैलामाइन एक सब्सटेंस होता है, जिंक कार्बोनेट, या फिर हम जिंक हाइड्रोक्साइड ले लें या बेसिक जिंक कार्बोनेट। बेसिक जिंक कार्बोनेट जो सबसे ज़्यादा प्योर प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, तो बेसिक जिंक कार्बोनेट। तो कैसे हम गर्म करें, कैल्सिनेशन कराएं, इन एब्सेंस ऑफ एयर गर्म करें तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा। इसे अगर हम गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। जैसे मैंने कहा बेसिक जिंक कार्बोनेट जिसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था बेसिक कॉपर क्लोराइड, वैसे ही बेसिक अगर हाइड्रोक्साइड साथ में हो तो बेसिक कहते हैं उसको। अगर हम इसको भी गर्म करते हैं तो भी हमको जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमें मिलेगा CO2 गैस और वाटर, ऐसे बाय प्रोडक्ट निकल जाए। तो इस तरह इसे बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वैसे तो वाइट होता है, पर यदि हम इसे गर्म करें तो ये येलो हो जाएगा, और यदि हम इसे ठंडा करें तो ये वापस वाइट हो जाएगा। तो इस तरह अपना कलर चेंज करता है। वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है ये। और सब्लिमेट,
अगर इसे आप 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो तो ये उड़ जाएगा। अगला ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़े थे हमने, जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड था Cr2O3, CrO2 एम्फोटेरिक था, MnO2 एम्फोटेरिक था, वैसे ये भी एम्फोटेरिक है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। एम्फोटेरिक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड से कराऊँ तो भी ये कर लेगा, खुद क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, साथ में वाटर निकलेगा। Na2ZnO2 प्लस H2O, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको, ये बना देगा। इसका अगर हम रिडक्शन कराएं तो हमें जिंक मिल जाएगा। हम इसका रिडक्शन हाइड्रोजन से भी करा सकते हैं और कोक से भी करा सकते हैं। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हमने देखा है, वैसे तो ये वाइट होता है, गर्म करने पे येलो हो जाता है और ठंडा करने पे ये वापस वाइट हो जाता है। पानी में नहीं घुलता है, बहुत लाइट होता है, सब्लिमेट हो जाता है 300 पे, डायरेक्ट सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है। और ये एम्फोटेरिक नेचर का होने का ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और ये बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। और अगर इसका रिडक्शन करना चाहते हैं तो हम हाइड्रोजन कोक दोनों में से कुछ भी हेल्प यूज़ कर सकते हैं। हम इससे एक सब्सटेंस बनाना चाहते हैं जिट्स कॉल्ड रिनमन ग्रीन। ये जो रिनमन ग्रीन है, इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ मिक्स करके गर्म करते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट जो कि थर्मली अनस्टेबल होता है, गर्म का रहने पर ये खुद कोबाल्ट ऑक्साइड बना देगा और साथ में NO2 गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन के साथ। और जब ये कोबाल्ट ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो एक एडिशन कंपाउंड बनेगा, जिसे साथ में इस तरह भी लिखा जा सकता है, जिसे रिनमन ग्रीन कहा जाता है। और अपने ग्रीन कलर के पिगमेंट के कारण ये पेंट और वार्निश में काफ़ी यूज़ होता है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं तो ये वाइट पेंटिंग में बहुत यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है कि वाइट पेंटिंग में यूज़ होता है। इसके अगर कंपेयर किया जाए वाइट लेड के साथ, जो वो भी यूज़ किया जाता है वाइट पेंटिंग में, इसकी कवरिंग पावर कम है। कवरिंग पावर मतलब इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लगती है। अगर आपको यूनिट एरिया जो है उसे कवर करना, वाइट लेड की क्वांटिटी कम लगती है। मगर इसमें फ़ायदा ये है कि ये एटमॉस्फेरिक सल्फर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक नहीं होता। क्योंकि हम वाइट लेड यूज़ करें, क्वांटिटी कम लगती है उसकी, पर वो जल्दी एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके ब्लैक बना देता है। और इसे आप ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड दोनों तरह के पेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है कि वाइट पेंटिंग में यूज़ किया जाता है। और पीबी वाइट लेड के कंपेयर में इसकी बेनिफिट ये है कि ये एटमॉस्फेरिक सल्फर से रिएक्ट करके काला नहीं पड़ता है। दूसरा हमने कहा भी रिनमन ग्रीन, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि पेंटिंग में यूज़ किया जाता है, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तीसरी, वाटर गैस बनाने में ये कैटलिस्ट का काम करता है। वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है, उसमें ये जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाने की जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। चौथा, अगर इसके एप्लीकेशन की बात करूँ तो फिलर का काम करता है। यदि हमें सॉफ्ट रबर बनाने हो तो उसमें ये फिलर का काम करता है। ये एब्जॉर्प्शन कराना हो सर्जरी में
तो ये उसके काम आता है। और इसके अलावा वाइट सब्सटेंस होने के कारण ये कॉस्मेटिक्स एंड पाउडर, फेस पाउडर जो होते हैं उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो मैंने कहा काफ़ी सारे नाम से जाने वाला है सब्सटेंस जो है, काम भी काफ़ी सारे आता है। ये वाइट लेड से बेटर है क्योंकि ये काला नहीं पड़ता है और ये ऑयल और वाटर बेस दोनों तरह के पेंट में यूज़ किया जा सकता है। वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड में चाहे कैटलिस्ट का काम करता है, वहीं इसे आप कॉस्मेटिक्स और पाउडर्स में भी यूज़ कर सकते हैं।